क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी ले लीजिए और कॉपी में यहाँ पर जो भी इस मैराथन वीडियो में क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस क्वेश्चन को आप लिखते जाइएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से समझ में आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करूँगा और आपको समझ में आ जाता है और अगर आपको विश्वास हो जाता है कि ये क्वेश्चन मैं आसानी से एग्जाम सेंटर में लिख पाऊंगा, तो आप इस तरीके से टिक करते जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। उनमें से एक क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है उसे छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, वो छूट है आपके लिए। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है। प्लेटो व अरस्तू के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा हो सकता है दूसरे विद्वानों का भी राजनीतिक विचार को तुलना करने के लिए आपको दे दे क्वेश्चन में। इसीलिए सारे राजनीतिक के विचारों को आपको समझना ज़रूरी है कि किनका विचार किस तरीके से कम अगर कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो इतना बता रहे हैं कि एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख कर आओगे। क्योंकि सारे जो विद्वान है उनका जो राजनीतिक विचार है ना, वो कुछ लाइन कॉमन पॉइंट्स या फिर कॉमन लाइन आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, कि उससे आपको याद करने में टफ नहीं होगा। तो प्लेटो और अरस्तू के राजनीतिक विचार की तुलना करते हैं। प्लेटो और अरस्तू प्राचीन ग्रीक के महान दार्शनिक थे। ये राजनीति पर अपने विचारों के लिए प्रसिद्ध थे, यानी राजनीति पर यह अपने विचार प्रस्तुत करते थे, इसके लिए यह प्रसिद्ध थे। उनके राजनीतिक विचारों में कई समानताएं और अंतर भी दिखे हैं। इन दोनों के राजनीतिक विचार में उनकी तुलना इस प्रकार से की जा सकती है, बिंदु वाइज। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले पॉइंट्स के आधार पर। तो राज्य का उद्देश्य क्या है, इन दोनों के आधार पर देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य न्याय स्थापित करना है। प्लेटो का मानना है कि राज्य का जो उद्देश्य है भाई वह न्याय को स्थापित करना। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य तभी सफल हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे। ये चीज़ हम लोग प्लेटो के राजनीतिक विचार में हम लोग देख चुके हैं। इनका मानना है कि भाई अपनी योग्यता के अनुसार जो भी जिनका कर्म है, कर्तव्य है, उसको पालन करना चाहिए। उससे न्याय व्यवस्था कायम रहती है। न्याय का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य से विचलित ना हो, उनका जो भी कार्य कर्तव्य है वो उनको करना है। ये प्लेटो के द्वारा ये चीज़ बताई गई। दूसरी ओर अरस्तू ने क्या बताया, तो देखिए अरस्तू ने राज्य को नैतिक और सामाजिक विकास का साधन माना है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों को अच्छी जीवन जीने में मदद करना है। राज्य का क्या उद्देश्य है भाई, तो नागरिकों को अच्छी जीवन जीने में मदद करना है, उनको अच्छी फैसिलिटी देनी है। उन्होंने राज्य को एक नैतिक इकाई माना है जो न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और नैतिक कल्याण को भी बढ़ावा देती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर बताया गया राज्य का उद्देश्य क्या है कि भाई राज्य में जो भी लोग हैं, चाहे वो राजा हो या जनता हो या कोई भी हो या फिर सैनिक हो, सभी का अपना अपना कर्तव्य होता है। अपने कर्तव्यों का अगर पालन करता है तो राज्य में न्याय व्यवस्था कायम होती है। जबकि यहाँ पर अरस्तू के अनुसार क्या है कि भाई जो राज्य है ना, उनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि नागरिकों को सारी फैसिलिटी देना, जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें उनकी आवश्यकता है हर तरीके से मदद करना है और उनका कल्याण करना है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, आदर्श राज्य की परिकल्पना, यानी दोनों के आधार पर देखते हैं क्या क्या परिकल्पनाएं हैं आदर्श राज्य के बारे में। प्लेटो ने रिपब्लिक में, इनकी जो बुक थी उसमें आदर्श राज्य की परिकल्पना की, जिसमें 3 वर्ग होते हैं। शासक जो दार्शनिक राजा होता है, दूसरा सैनिक और तीसरा श्रमिक। 3 भागों में इन्होंने बांटा था प्लेटो ने। उन्होंने दार्शनिक राजाओं को सबसे योग्य शासक माना क्योंकि वे सत्य और न्याय को समझते हैं। उनका राज्य पूरी तरह से आदर्शवादी था। आदर्शवादी कहने का मतलब है कल्पना के आधार पर, यानी आप अपने मन में जो सोचते हो कि हाँ इस तरीके से राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, सारा कुछ सही तरीके से होनी चाहिए, तो वह आदर्शवादी राज्य व्यवस्था होती है। तो प्लेटो का मानना इसी के आधार पर था। आगे देखिए, जबकि अरस्तू क्या था, अरस्तू ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकली, यानी जिस तरीके से समाज की ज़रूरत है उसी तरीके से होनी चाहिए। समाज में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, समाज की आवश्यकता हमेशा बदलती रहती है, तो इस तरीके से अरस्तू का दृष्टिकोण अलग होता है। यानी वहाँ पर आदर्शवादी, जबकि यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टिकोण है। उन्होंने सर्वोत्तम संभव राज्य का समर्थन किया जिसमें लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र का मिश्रण हो। यानी इन्होंने क्या बताया कि कैसा राजतंत्र होना चाहिए, यानी जो राज्य होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए भाई, तो उसमें लोकतंत्र भी होनी चाहिए, यानी जनता को भी उसमें अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ राजतंत्र भी होना चाहिए, यानी राजा का भी अधिकार होना चाहिए। और साथ ही साथ कुलीन तंत्र, मतलब राजा के गद्दी में कुछ खास वर्ग के लोग ही बैठे। यानी तीनों प्रकार का यहाँ पर जो राज्य व्यवस्था है वह मिश्रित व्यवस्था होनी चाहिए। ये किनका मानना था, अरस्तू का। उनका मानना था कि राज्य को उस समाज के अनुसार होना चाहिए जिसमें वह स्थापित हो। और इनका मानना था कि राज्य जो है वो उस समाज के अनुसार होना चाहिए, यानी जैसा समाज उस तरीके से राज्य होना चाहिए जिससे वह स्थापित हो। उन्होंने आदर्श की बजाय व्यवहारिक पर जोर दिया और प्लेटो के उल्टा इन्होंने आदर्श की बजाय व्यवहारिक पर जोर दिया, यानी प्रैक्टिकली जो भी चीज़ समाज को ज़रूरत है उस तरीके से राज्य व्यवस्था होनी चाहिए।
आगे देखिए तीसरा पॉइंट, शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो देखिए प्लेटो ने राजतंत्र और कुलीन तंत्र को सबसे अच्छा शासन माना। यानी प्लेटो के अनुसार कैसा होना चाहिए राज्य व्यवस्था, तो राजतंत्र के जैसा या फिर कुलीन तंत्र, मतलब लोकतंत्र शासन व्यवस्था ये नहीं मानते थे, केवल और केवल राजतंत्र या फिर कुलीन तंत्र ही होनी चाहिए। उनका मानना था कि केवल ज्ञानी दार्शनिक राजा ही राज्य को न्यायपूर्ण और समृद्ध बना सकता है। उन्होंने अन्य शासन प्रणालियों जैसे लोकतंत्र को अराजकता का कारण माना है। यानी ये लोकतंत्र को बेहतर नहीं मानते थे, कैसा मानते थे, अराजकता के जैसा मानते थे। यानी लोकतंत्र में कहीं ना कहीं राजा की शक्ति कम हो जाएगी, इनका मानना था। जबकि अरस्तु ने शासन प्रणालियों का पूरा अध्ययन किया और संवैधानिक शासन को सबसे बेहतर माना। यानी अरस्तु ने शासन प्रणालियों को अच्छे तरीके से अध्ययन किया, एनालिसिस किया और देखा कि संवैधानिक शासन ही सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है, जहाँ पर कानून व्यवस्था रहनी चाहिए, संविधान रहनी चाहिए। उनके अनुसार मिश्रित शासन प्रणाली जिसमें लोकतंत्र और कुलीन तंत्र के तत्व होने चाहिए, जिसमें लोकतंत्र भी होनी चाहिए, जनता को भी कुछ शक्ति होनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए, साथ ही साथ सरकार को भी कुछ अधिकार और शक्तियाँ होनी चाहिए। दोनों तत्व मिश्रित तौर पर होनी चाहिए। सबसे स्थिर और प्रभावी होती है या दोनों तरीके से राज्य व्यवस्था। उन्होंने शासन को व्यवहारिकता और संतुलन पर आधारित बताया। तो इस तरीके से अरस्तु का ये यहाँ पर विचार था और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वह था प्लेटो का विचार। अब देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्लेटो का मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य की भलाई के लिए बलिदान योग्य मानते हैं। यानी इस लाइन को पढ़िएगा तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये जो मानते हैं ना कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, अगर मिल गई तो उससे राज्य की भलाई का बलिदान हो जाएगा। ये इनका मानना था प्लेटो का। यानी ये मानते थे कि किसी को स्वतंत्रता उतनी नहीं देनी चाहिए, जितना उसका सक्षम या क्षमता है उसी तरीके से उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनका मानना था कि समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जाना चाहिए। जो भी राज्य में व्यक्ति है उसकी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। आदर्श राज्य में हर व्यक्ति को अपने वर्ग और भूमिका के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे किसान है तो भाई उसको किसान वाला ही काम करना है, राजा है तो राजा ही बनेगा, सैनिक है तो सैनिक ही बनेगा। ये सोच किसका था? प्लेटो का था। जबकि यहाँ पर देखिए अरस्तु क्या मानते हैं। अरस्तु ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और इसे सामूहिक भलाई के साथ संतुलित करने की वकालत इन्होंने की। और ये सामूहिक तौर पर एक भलाई की बात इन्होंने बताई कि अगर सभी को स्वतंत्रता मिलेगी तो यह संतुलित है समाज व्यवस्था में। उनके अनुसार राज्य को नागरिकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। यानी इनके अनुसार जो है वह राज्य जो है ना या सरकार जो है वह नागरिकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह स्वतंत्रता सामाजिक भलाई के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक सद्भाव और नैतिकता को बाधित ना करे किसी तरीके से। इतना स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए जिससे कि समाज में किसी तरीके से कुछ भी नुकसान ना हो, ठीक है, समाज का विकास हो, उसका भलाई हो। आगे देखिए 5 नंबर पॉइंट, महिला और परिवार के बारे में दोनों का क्या विचार है। तो प्लेटो ने महिलाओं को समान शिक्षा, समान अधिकार देने की बात की है। उनका मानना था कि महिलाओं को राज्य के प्रशासन में भी भाग लेना चाहिए। यानी इनका मानना था कि महिलाएं भी शासन व्यवस्था चला सकती है। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को समान क्षमता का माना। यानी दोनों के अंदर जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो दोनों के अंदर सेम है, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये किनका मानना था? प्लेटो का। जबकि अरस्तु ने पारंपरिक दृष्टिकोण अपनाया। पारंपरिक मतलब परंपरा से जो चलते आ रहा है। उनके अनुसार महिलाओं की भूमिका सिर्फ और सिर्फ परंपरा जैसे चला आ रहा है कि वह घरेलू काम करते हैं, तो महिलाएं सिर्फ घरेलू है और उन्हें परिवार की देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम सक्षम माना और उन्हें सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के योग्य नहीं माना। अरस्तु ने इस बिंदु पर प्लेटो महिलाओं के प्रति अधिक प्रतिशील दृष्टिकोण रखते हैं। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में है प्लेटो, जबकि अरस्तु नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 6वां नंबर पॉइंट, दृष्टिकोण। दोनों का दृष्टिकोण में हम लोग तुलना करते हैं। तो प्लेटो आदर्शवादी थे। उनका मानना था कि आदर्श समाज और आदर्श राज्य की स्थापना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने दर्शन शास्त्र और नैतिकता के आदर्श सिद्धांत के आधार पर राज्य की परिकल्पना की। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। जबकि अरस्तु जो है वो यथार्थवादी था या आदर्शवादी था। तो यह यथार्थवादी था मतलब प्रैक्टिकली, यानी जिस तरीके से समाज की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उस तरीके से होनी चाहिए। जबकि इनका मानना था आदर्शवादी ही सारा कुछ करेगा। उन्होंने वर्तमान यानी अरस्तु ने वर्तमान समाज और शासन प्रणालियों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि आदर्श से अधिक व्यवहारिक महत्वपूर्ण है। यानी इन्होंने क्या किया, ज़मीनी तौर पर इन्होंने शासन व्यवस्था को देखा, वर्तमान टाइम पर देखा कैसी है, समाज में जाकर इन्होंने देखा, अध्ययन किया और इससे निष्कर्ष निकाला कि भाई आदर्श से अधिक व्यवहारिकता महत्वपूर्ण है।
आदर्श जरूरी नहीं है। उनके विचार समाज और राज्य के वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखकर विकसित किए गए थे। प्लेटो का दृष्टिकोण काल्पनिक था, जबकि अरस्तू का दृष्टिकोण व्यवहारिक था, यानी प्रैक्टिकली था। तो दृष्टिकोण के आधार पर हमने देख लिया। अब आते हैं 7 नंबर, शिक्षा और प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से। प्लेटो के अनुसार, आपको पता ही, मैंने वीडियो में बताया था शिक्षा किस तरीके से इन्होंने देने की बात कही थी। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शासकों को तैयार करना, यानी इनका मानना था कि शासकों को बेहतर शिक्षा दी जाए और शासक के रूप में तैयार किया जाए। उन्होंने रिपब्लिक में एक व्यापक शैक्षिक योजना प्रस्तुत की है और इस बुक में प्लेटो ने बहुत बड़े पैमाने पर किस तरीके से शिक्षा किसको देनी चाहिए ये योजना उसमें प्रस्तुत की है, जिसमें बच्चों से लेकर वयस्क तक की शिक्षा शामिल थी। उनका मानना था कि शासकों को दर्शन, गणित और नैतिकता में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी जो शासक है उसको दर्शन शास्त्र, गणित और नैतिकता में उन्हें शिक्षा हासिल करनी चाहिए ताकि वे राज्य के लिए सही निर्णय ले सके। और इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने कैटेगरी में बांटा था, कैटेगरी के अनुसार इन्होंने शिक्षा देने की बात कही थी। यानी राजा सिर्फ दार्शनिक शिक्षा हासिल करेंगे, सैनिक सैन्य से रिलेटेड शिक्षा हासिल करेंगे और श्रमिक जो भी उनका काम काज है उसी से रिलेटेड शिक्षा हासिल करेंगे, वो भी आप ऐड कर दीजिएगा। जबकि अरस्तु शिक्षा को व्यक्तिगत विकास, यानी हर व्यक्ति के विकास और नैतिकता से जोड़ते थे। उन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक और जीवन के लिए उपयोगी बनाने पर जोर दिया। यानी शिक्षा का इन्होंने क्या बताया उद्देश्य कि भाई हर व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, साथ ही साथ जीवन के उपयोग के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ये अरस्तु ने बताया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को अच्छा और जिम्मेदार बनाता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, धर्म और नैतिकता का स्थान। धर्म और नैतिकता का स्थान के बारे में किस तरीके से इन दोनों का विचार है वो देखिए। प्लेटो ने धर्म और नैतिकता को राज्य का अभिन्न हिस्सा माना है। प्लेटो ने धर्म और नैतिकता को राज्य का एक खास अंग माना है। धर्म और नैतिकता को, ये दोनों क्या है भाई, राज्य का एक हिस्सा है। उनका मानना था कि राज्य में नैतिकता को बनाए रखने के लिए धर्म का उपयोग किया जा सकता है। यानी राज्य में जो भी नैतिक व्यवस्था है, नैतिक कहने का मतलब है अच्छे चीज़ों को कायम रखना, उसके लिए धर्म का उपयोग किया जा सकता है। शासकों को धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए। जबकि अरस्तु ने धर्म को उतना प्रमुखता नहीं दी, उन्होंने नैतिकता को व्यवहारिक जीवन और तर्क के साथ जोड़ा, ना कि धर्म के साथ। ठीक है, तो ये दोनों का हमने देखा, तुलनात्मक परीक्षण किया राजनीति में इनके विचारों का। अब यहाँ पर देख लेते हैं निष्कर्ष के तौर पर। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो ने एक आदर्श समाज का सपना देखा, जबकि अरस्तु ने उस समाज को व्यवहारिक रूप से कैसे चलाया जाए इस पर ध्यान दिया। कितना सटीक और सिंपल निष्कर्ष है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक चिंतन की विचारधारा में सिसरो की राज्य से संबंधित विचारों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। देखिए समझिएगा ध्यान से। राजनीतिक चिंतन की विचारधारा मतलब राजनीति से रिलेटेड जो भी विचारधारा है सिसरो का, और राज्य से संबंधित जो भी विचारधारा है, वो दोनों हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ इसकी आलोचना भी करेंगे। विद्वान कौन है? सिसरो है। याद रखिएगा, नाम भूलिएगा मत, नहीं तो पता चलेगा इसकी विचारधारा उसके नाम में हम लोग लिख दिया आंसर में। ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो सिसरो ने राज्य की परिभाषा किस तरीके से दी है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सिसरो ने राज्य को न्याय पर आधारित लोगों का समुदाय कहा है। सिसरो ने राज्य को न्याय पर आधारित लोगों का समुदाय कहा है। उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय स्थापित करना है। उनका मानना था कि न्याय के बिना राज्य टिकाऊ नहीं हो सकता। सिसरो ने राज्य को नैतिक और सामाजिक भलाई का माध्यम माना। ये सारा जो लाइन यहाँ पर लिखा गया, क्या ये कॉमन लाइन नहीं है, कॉमन बातें नहीं है? तो आप अगर सभी चीज़ में ये चीज़ें लिखोगे, सभी विद्वानों में, तो आराम से आप लिख सकते हो सारा कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आप इसकी आलोचना देख लेते हैं। उनकी यह परिभाषा आदर्शवादी है। यानी ये जो परिभाषा यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से यहाँ पर न्याय व्यवस्था होनी चाहिए और सामाजिक भलाई के लिए ही सारा कुछ होना चाहिए सिसरो के अनुसार, तो ये जो है ना वह आदर्शवादी है। व्यवहारिक राजनीति में राज्य केवल न्याय पर आधारित नहीं होता है, बल्कि सामाजिक असमानताओं, शक्ति संघर्ष और अन्य राजनीतिक कारकों पर भी प्रभावित होती है। यानी समाज में किस तरीके से समानता स्थापित करनी है, जो भी शक्ति संघर्ष होते हैं और राजनीतिक कारक और भी इसके अलावे है, वो सारे प्रभावित होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी के न्याय के लिए ही यहाँ पर काम किया जाए। इसलिए उनकी परिभाषा वास्तविक राजनीति की जटिलताओं को पूरी तरीके से नहीं समझा पाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा पॉइंट्स, कानून और न्याय का महत्व। तो सिसरो ने कानून को राज्य का आधार माना है। कानून को सिसरो ने राज्य का बेसिक माना है, यानी आधार माना है। उन्होंने प्राकृतिक और सार्वभौमिक कानून का समर्थन किया, यानी एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी पर लागू होनी चाहिए, जो सभी के लिए समान हो। उनके अनुसार कानून नैतिकता और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। अब इसकी आलोचना देख लेते हैं। प्राकृतिक कानून का विचार सिसरो के समय प्रभावी हो सकता था। यानी प्राकृतिक कानून का मतलब होता है ना
कि ईश्वर के द्वारा जो कानून प्रदत्त है, यानी नेचुरल जो कानून बन चुका है, ठीक है, सभी के लिए बराबर कानून है, तो प्राकृतिक कानून का विचार सिसरो के समय प्रभावी हो सकता था उस समय। लेकिन अगर आज के टाइम में आधुनिक समाज में अगर देखें तो यह जटिल हो गया है, यानी ये कानून नहीं लागू हो सकता है। कानून और न्याय के स्वरूप समाज और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। कानून हमेशा एक ही नहीं होता है, वो समाज, समय, समाज का स्वरूप, ये सभी चीज़ों में हमेशा परिस्थितियों में क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए सिसरो का दृष्टिकोण व्यवहारिक राजनीति में पूरी तरह लागू नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये भी एक सोची समझी चीज़ है, यानी आदर्शवादी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका राज्य और नागरिकों का संबंध। तो सिसरो ने नागरिकों और राज्य के बीच कर्तव्य और अधिकारों का संतुलन महत्वपूर्ण माना है। यानी नागरिकों का कुछ कर्तव्य होगा सरकार के प्रति, राज्य के प्रति, और राज्य का भी कुछ कर्तव्य होगा नागरिकों के प्रति। दोनों का संतुलन माना है। उन्होंने कहा कि राज्य का काम नागरिकों की भलाई करना और नागरिकों का काम राज्य के कानूनों का पालन करना। जो भी नागरिक है वो राज्य के जो भी कानून व्यवस्था है उसका पालन करेंगे और नागरिकों के लिए भलाई करेंगे राज्य व्यवस्था। अब इसमें क्रिटिसाइज़ कैसे करना है वो देखिए। यह विचार आदर्श है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप से राज्य अक्सर नागरिकों के अधिकारों को नज़रअंदाज करती है। क्योंकि व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, क्योंकि जो राज्य है ना वो नागरिकों के अधिकारों को कभी कभी नज़रअंदाज करती है। सिसरो का दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों की वास्तविक समस्याओं जैसे असमानता और शोषण को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ पॉइंट इन्होंने छोड़ा है, तो इस कारण से आप आलोचना कर सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 4th नंबर, मिश्रित शासन प्रणाली। सिसरो ने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण सबसे अच्छा शासन बताया है। उनका मानना था कि यानी ये भी अरस्तु के जैसा ही एक राज्य व्यवस्था को मानते हैं, यानी राजतंत्र और कुलीन तंत्र और लोकतंत्र मिश्रित होनी चाहिए। उनका मानना था कि यह प्रणाली शक्ति का संतुलन बनाए रखती है और राज्य को स्थिर बनाती है। यानी ये जो मिश्रित व्यवस्था है इससे क्या होता है भाई, तो उससे शक्ति संतुलन बनी रहती है और राज्य को स्थिर बनाए रखती है। ठीक है, अब इसकी आलोचना देख लीजिए। मिश्रित शासन प्रणाली आदर्श रूप से अच्छी लगती है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू करना उतना ही कठिन है। अक्सर विभिन्न तत्वों के बीच टकराव होती है। यहाँ पर आपने देखा कि 3 तरीके का यहाँ पर क्या है, राजतंत्र व्यवस्था है, कुलीन तंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र है। भाई लोकतंत्र जब रहेगा तो ये राजतंत्र क्या करेगा? अब जब राजतंत्र है तो फिर यहाँ पर कुलीन तंत्र क्या करेगा? कहीं ना कहीं एक दूसरे से या टकराव उत्पन्न करेंगे और इससे यानी जिससे शासन कमज़ोर हो सकता है। इसके अलावा शक्ति का संतुलन इस प्रणाली को अस्थिर बना सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आलोचनात्मक परीक्षण में थोड़ा सा और हम लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं। सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष भी आप निकाल दीजिएगा कि सिसरो ने राज्य और कानून को नैतिकता से जोड़ने का प्रयास किया या इसका विचारधारा के आधार पर सकारात्मक पक्ष है। और नकारात्मक पक्ष अगर देखें तो उनके विचार आधुनिक राजनीति की वास्तविकताओं जैसे सामाजिक असमानता और सत्ता संघर्ष को पर्याप्त रूप से नहीं समझाते हैं, यानी नहीं समझते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में जो असमानता है और सत्ता के लिए हर चीज़ लागू करना संभव नहीं है। सत्ता संघर्ष बहुत चीज़ें हैं जो इनके द्वारा बताई नहीं गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखिएगा? सिसरो का राजनीतिक चिंतन आदर्श और नैतिकता पर आधारित है। उन्होंने न्याय और कानून को राज्य का आधार बनाया और उनके विचार व्यवहारिक राजनीति में पूरी तरह लागू करना कठिन है। फिर भी उन्होंने नैतिकता और कानून को राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान देकर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए यहाँ पर जो ये आलोचना की गई है, आलोचनात्मक परीक्षण, आपकी मर्ज़ी आप लिखिएगा या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हर एक पॉइंट्स के बाद हमने आलोचना की है इसे ज़रूर लिखिएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संत आइंस्टाइन के राजनीतिक विचारों की व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दें ये अलग तरीके से इनका विचारधारा था, आपको याद रहेंगे। मेरे नज़रिए से ये बहुत ही सिंपल आंसर इसका रहने वाला है, क्योंकि इनकी विचारधारा कहीं ना कहीं औरों से अलग है, थोड़ा सा अलग है, हटके। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इनके बारे में देखिए। संत आइंस्टाइन एक प्रमुख ईसाई धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे। ये ईसाई धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे। ईसाई याद रखिएगा क्योंकि आगे इससे रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे, जिनके राजनीतिक विचार उनकी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड में विस्तृत रूप से वर्णित किया। और इन्होंने इस पुस्तक में अपने विचारधारा को यानी राजनीतिक विचारधाराओं को इसमें वर्णित किया है। उनके राजनीतिक विचार धर्म, नैतिकता और ईश्वर पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, धर्म और ईश्वर। ईश्वर यहाँ पर एक नया ऐड हुआ, इनकी विचारधारा में ईश्वर ऐड होती है। अब ईश्वर पर आधारित है, आइए देखेंगे आगे पॉइंट्स में, वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने 2 राज्यों की परिकल्पना की।
दो राज्य। हर एक विचारधारा में आप लोग देखे होंगे कि एक तरीके का राज्य व्यवस्था उन्होंने बताया था, लेकिन इन्होंने दो तरीके की राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की। एक देखिए ईश्वरीय राज्य, यह क्या है तो यह आदर्श है, यानी एक परिकल्पना है, सोच है कि ऐसा राज्य व्यवस्था होनी चाहिए ईश्वर के अनुसार। यह आदर्श है जहाँ न्याय और नैतिकता ईश्वर के निर्देशों पर आधारित हो, यानी यहाँ पर न्याय और नैतिकता ईश्वर के निर्देशों पर ही आधारित हो, वह ईश्वर का राज्य कहलाएगा इनके अनुसार, आइंस्टाइन के अनुसार। और दूसरा राज्य व्यवस्था इनके अनुसार क्या था, पृथ्वी का राज्य। यह मानव इच्छाओं और पापों पर आधारित है, जहां संघर्ष और अन्याय होते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर कोई भी राज्य पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। पृथ्वी पर जो भी राज्य व्यवस्था है वहाँ पर पूरे तरीके से उसको न्याय नहीं मिलती है। यह एक पापों पर आधारित राज्य व्यवस्था है। आदर्श राज्य केवल ईश्वर का राज्य ही है, जहाँ पूरी शांति और न्याय व्यवस्था संभव है। इनके द्वारा यही चीज़ मानना है। यानी आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, स्वर्ग, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ईश्वर के द्वारा जो स्वर्ग बनाई गई है वहाँ पर सभी को न्याय मिलेगा, शांति व्यवस्था रहेगी, सभी सुविधाएं मिलेगी। जबकि जो धरती है, धरती को क्या बता रहे हैं या कि ये यहाँ पर आदर्श राज्य नहीं है, यहाँ पर पापों से लोग भरे पड़े हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, यहाँ पर न्याय और शांति संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका राज्य का उद्देश्य, इनके द्वारा क्या मानना है, राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो संत आइंस्टाइन के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य मानव पापों को नियंत्रण करना है। यानी इनके अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो भी मनुष्य पाप करते हैं उसको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है और समाज में शांति बनाए रखना है। यानी ओवरऑल जो भी बुरे काम करते हैं मनुष्य उसको कम करना है। उन्होंने राज्य को मानवता की कमजोरियों और संघर्षों को कम करने का साधन माना है। यानी मानवता की जो भी कमजोरी है, जो मानवता को अपनाते नहीं है, कुछ कमजोरी है कोई कारण, तो इसमें राज्य को उसकी मदद करनी चाहिए, जो भी कमजोरी है उसको दूर करनी चाहिए, ठीक है। हालांकि उनका मानना था कि कोई भी राज्य आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि यह मनुष्यों द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है। राज्य केवल अस्थायी शांति प्रदान कर सकता है। जो पृथ्वी में राज्य व्यवस्था है वह केवल अस्थायी शांति व्यवस्था प्रदान कर सकती है। अस्थायी का मतलब वो फिक्स नहीं रहेगा, शांति व्यवस्था कुछ दिन तक रहेगा फिर अचानक अशांति फैल जाएगी, जबकि पूरी तरीके से शांति ईश्वर के राज्य में ही संभव है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट्स, न्याय और कानून का महत्व। तो संत आइंस्टाइन ने कहा कि न्याय के बिना राज्य केवल एक बड़ा चोर गिरोह है। यानी इनके अनुसार इनका मानना है कि किसी भी राज्य व्यवस्था में न्याय होनी चाहिए, और अगर न्याय नहीं है तो वह एक बड़ा चोर गिरोह है, ठीक है। उनके अनुसार कानून और न्याय का आधार ईश्वर की इच्छा होनी चाहिए। यानी इनके अनुसार कानून और न्याय किस आधार पर होनी चाहिए, तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। केवल वही कानून सही है जो ईश्वर की नैतिकता और न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कानून का उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। उनका दृष्टिकोण धार्मिक नैतिकता पर आधारित था, ठीक है। तो इस तरीके से इनका मानना है कि ईश्वर के आधार पर न्याय और कानून व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य और धर्म का संबंध। तो राज्य और धर्म का संबंध किस तरीके से इन्होंने रिलेट किया है। संत आइंस्टाइन ने राज्य और धर्म के बीच गहरा संबंध बताया है। उनके अनुसार राज्य को ईश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी ईश्वर के जो भी नियम है वह राज्य को पालन करना चाहिए, और धर्म को राज्य के नैतिक आधार के रूप में काम करना चाहिए, और जो धर्म है उसको राज्य के भलाई के आधार पर ही काम करना चाहिए। धर्म के बिना राज्य नैतिकता और न्याय नहीं बन सकता है। बिना धर्म के इनका मानना था कि राज्य में भलाई, नैतिकता और न्याय स्थापित हो ही नहीं सकती। हालांकि यह विचार व्यवहारिक राजनीति में चुनौतीपूर्ण है। यानी प्रैक्टिकली यह देखा जाए तो धार्मिक रूप से अगर हम लोग राजनीति में ऐड करेंगे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि धर्म और राजनीति के हित में हमेशा समान नहीं होते। यानी धर्म में कुछ कुछ नियम कानून, राजनीति में जो भी नियम कानून या फिर व्यवस्था होती है वो अलग हो जाती है, दोनों की विचारधाराएं अलग हो जाती है। इसलिए जरूरी नहीं कि हमेशा धर्म को राजनीति में ही डालना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका शांति का आदर्श। इसमें संत आइंस्टाइन के अनुसार उनका मानना है कि सच्ची शांति केवल ईश्वर के साथ सामंजस्य में रहने से मिलती है। पृथ्वी पर शांति हमेशा अस्थायी और अधूरी होगी। यानी पृथ्वी पर जो शांति है वो फिक्स नहीं रहेगी, अधूरी आपको शांति मिलेगी। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य का उद्देश्य समाज में संघर्षों को कम करना और अस्थायी शांति स्थापित करना है। यानी राज्य का क्या उद्देश्य है भाई, जो भी समाज में संघर्ष है उसको कम करना है और अस्थायी शांति को स्थापित करना है। लेकिन अस्थायी और पूर्ण शांति केवल ईश्वर के राज्य में ही संभव है। तो इस पॉइंट को इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। अब इसके आलोचनात्मक तरीके से हम लोग दो पक्ष को देख सकते हैं, इसके क्रिटिसाइज को। पहला देखिए सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी में अगर देखा जाए तो संत आइंस्टाइन ने राज्य और नैतिकता को गहराई से जोड़ा। उन्होंने मानव पाप और उसकी सीमाओं को समझने पर जोर दिया। चलिए ये ठीक है।
अब इसकी नेगेटिविटी देख लेते हैं। नकारात्मक पक्ष में क्या है, उनका दृष्टिकोण अत्यधिक धार्मिक है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, जो आज के धर्मनिरपेक्ष राजनीति में लागू करना बिल्कुल संभव नहीं है, कठिन है। ये नेगेटिविटी है। उनकी विचारधारा आदर्शवादी है और व्यवहारिक राजनीति की जटिलताओं को पर्याप्त रूप से संबंधित नहीं करती। यानी आदर्शवादी इनकी विचारधारा है तो प्रैक्टिकली यह राजनीतिक व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी। तो ये आपका नकारात्मक पक्ष हो गया, ठीक है, इनके द्वारा जो भी हमने देखा। अब यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर देख लेते हैं। संत आइंस्टाइन ने राज्य को मानव पापों को नियंत्रण करने का साधन माना है। उनके विचार धर्म और नैतिकता पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर राज्य कभी भी आदर्श नहीं हो सकता। हालांकि उनके विचार व्यवहारिक राजनीति में सीधे लागू करना कठिन है, लेकिन उनका नैतिक दृष्टिकोण राजनीति को गहराई से प्रभावित करता है। बाकी आप अपने से भी लिख सकते हो। इसके बाद देख लेते थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों की व्याख्या, यानी इसके क्या राजनीतिक विचार थे। थॉमस एक्विनास मध्यकालीन यूरोप के एक महान दार्शनिक थे। देखिए मध्यकालीन यहाँ पर ये थे, ठीक है, प्राचीन नहीं थे, मध्यकालीन यूरोप के, और यूरोप के थे तो इससे आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी। और यह धर्मशास्त्री भी थे। उनके राजनीतिक विचार धर्म, नैतिकता और अरस्तू के दर्शन पर आधारित थे, ठीक है। इनका जो विचार था वह धर्म के आधार पर, नैतिकता और अरस्तू के जो दर्शन थे उसके आधार पर था। उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता के साथ जोड़ा और राज्य को मानव जीवन के लिए आवश्यक बताया। उनके प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नलिखित बिंदुओं पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट्स, राज्य का उद्देश्य, इनके द्वारा क्या कहना है। थॉमस एक्विनास ने राज्य का मुख्य उद्देश्य शांति और न्याय स्थापित करना है। देखिए बहुत सारे विद्वानों में हमने देखा कि कुछ लाइन, कुछ पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे, तो कुछ पॉइंट्स तो आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। हर एक विद्वानों में देखिएगा मुख्य उद्देश्य शांति और न्याय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य नागरिकों के नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए काम करता है। राज्य को मानव जीवन को बेहतर बनाने और समाज में सद्भाव लाने का माध्यम माना है। उनके अनुसार राज्य ईश्वर की योजना का हिस्सा है जो मानवता के कल्याण के लिए बनाया जाता है। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप लिख दीजिएगा कि राज्य का उद्देश्य क्या है जनता के लिए। इसके बाद देखिए प्राकृतिक कानून का सिद्धांत। तो एक्विनास ने प्राकृतिक कानून को ईश्वर के शाश्वत कानून का हिस्सा माना है। यानी इनके द्वारा जो मानना है कि प्राकृतिक कानून जो है ना वह ईश्वर के शाश्वत कानून का हिस्सा है। ईश्वर द्वारा ही यह प्राकृतिक कानून निर्मित की गई है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को तर्क और नैतिकता के आधार पर इसका पालन करना चाहिए, जो भी प्राकृतिक कानून व्यवस्था है। राज्य के कानून भी प्राकृतिक कानून के अनुसार होनी चाहिए, यानी ईश्वर के जो भी कानून है उसी के अनुसार होनी चाहिए। अगर कोई कानून प्राकृतिक कानून के खिलाफ है तो वह अन्यायपूर्ण और उसे मानना जरूरी नहीं है। अगर कोई कानून प्राकृतिक कानून के खिलाफ में अगर दूसरा कानून है तो उसे मानना ही नहीं है, वह अन्यायपूर्ण है, ये इनका मानना था। अब आगे तीसरे पॉइंट्स पर देखिए, राज्य और शासन का महत्व। तो इनके द्वारा राजा को जनता का सेवक माना है। यानी थॉमस एक्विनास ने राजा को जनता का सेवक माना है, जनता की सेवा करने वाला राजा को कहा है, जो उनके कल्याण के लिए शासन करता है, जो जनता के कल्याण के लिए ही शासन करता है। उन्होंने कहा कि अच्छा शासन वह है जो ईश्वर को आदेश और प्राकृतिक कानूनों का पालन करे। यानी जो ईश्वर के आदेशों का पालन करे और प्राकृतिक कानूनों का पालन करे वही सबसे अच्छा शासन है इनके अनुसार। अगर कोई शासक अन्यायपूर्ण है तो उसके खिलाफ विद्रोह करना यह नैतिक रूप सही है। यानी अगर कोई अन्यायपूर्ण शासक है तो उसके खिलाफ अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो यह बिल्कुल सही है। शासक को न्याय और नैतिकता का पालन करना चाहिए। आगे देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट, धर्म और राज्य का संबंध। इसके बारे में इन्होंने क्या बताया। एक्विनास ने धर्म और राज्य को एक दूसरे का पूरक माना है। इनके द्वारा मानना है कि जो धर्म है और जो राज्य है दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। उन्होंने कहा कि राज्य को धर्म के नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। यानी राज्य को धर्म के जो भी नैतिक नियम है, धर्म में जो अच्छी बातें नियम कानून बताई गई है उसका पालन करना चाहिए। धर्म राज्य को नैतिकता और ईश्वर के मार्ग पर चलने में मदद करता है। यानी धर्म क्या करता है, अच्छे बुरे चीज़ों के बारे में बताती है, यानी नैतिकता वही चीज़ है, और ईश्वर के रास्ते पर चलने में हमें मदद करता है। उनका मानना था कि धर्म और राज्य मिलकर समाज में नैतिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर पॉइंट, सामाजिक न्याय और समानता। समाज में किस तरीके से न्याय और समानता के बारे में इन्होंने बताया है वो देखिए। थॉमस एक्विनास ने समाज में न्याय और समानता को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि शासक और नागरिकों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार समाज में शांति और स्थिरता तभी संभव है जब सभी के साथ न्याय हो। उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी और सहयोग पर जोर दिया। देखिए टफ लैंग्वेज नहीं है, सभी टफ लैंग्वेज को हमने इरेज किया है, कट किया है, तो एक बार अगर पढ़ रहा हूँ ना तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका, अब इसमें इसके सारे क्रिटिसाइज को देखेंगे। सबसे पहले इसके सकारात्मक पक्ष को देखते हैं।
थॉमस एक्विनास ने राज्य और धर्म के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने नैतिकता और कानून पर जोर दिया, ठीक है। और इसके नेगेटिविटी पक्ष को देखिए तो उनका दृष्टिकोण अत्यधिक धार्मिक था, जो आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति में लागू नहीं होता है, ये कठिन है बहुत। और उनकी विचारधारा आदर्शवादी है, तो प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक राजनीति में इसको लागू करना बहुत ही कठिन है, यानी संभव ही नहीं है। जटिलताओं को पूरी तरीके से वह समझा ही नहीं पाती, ठीक है। तो ये हो गया इनका आलोचना। अब निष्कर्ष के तौर पर देख लेते हैं। थॉमस एक्विनास के राजनीति विचार नैतिकता, धर्म और प्राकृतिक कानून पर आधारित थे। उन्होंने राज्य को मानव कल्याण का साधन माना है। हालांकि उनके विचार धार्मिक और आदर्शवादी थे, जो आधुनिक राजनीति में पूरी तरह लागू करना मुश्किल है। चलिए, ये तो हो गया निष्कर्ष। आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल ये भी है, ठीक है। ये सबसे सिंपल इसे ही मैं मानता हूँ, क्योंकि इनका जो विचार है वो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का विचार है। आधुनिक टाइम में यानी आज के टाइम में जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, उन्हीं को ही यह सपोर्ट करते हैं। मार्सिलियस ऑफ पेडुआ देख लेते हैं। सबसे पहले इनके बारे में देखिए तो मार्सिलियस ऑफ पेडुआ एक इतावली दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने 14वीं सदी में अपनी विचारों से मध्यकालीन राजनीति को प्रभावित किया। उनका प्रमुख योगदान डिफेंसर पैसिस, ठीक है, इस पुस्तक में था। यानी इस पुस्तक में इन्होंने अपनी सारी विचारों को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने राज्य, धर्म और समाज के संबंधों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके राजनीतिक विचार को हम लोग बिंदुओं के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले राज्य की परिभाषा और उद्देश्य देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से दिया है। मार्सिलियस ऑफ पेडुआ ने राज्य को एक संस्था के रूप में देखा, जैसे कि आज एक संस्था के रूप में ही सरकार गठित होती है, जनता द्वारा जो भी पार्टियां या संस्थाएं खड़ी होती है उसको हम लोग चुनते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी एक संस्था के रूप में देखा जाता है राज्य को। नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है यह संस्था। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य समाज में शांति और न्याय स्थापित करना है। राज्य का काम केवल ईश्वर के आदेशों को लागू करना नहीं है। इनके अनुसार देखिए, ईश्वर के आदेश को लागू करना नहीं है, बल्कि लोगों की भलाई के लिए तर्क संगत और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाना है, जैसे लोकतंत्र व्यवस्था में होती है। धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि लोगों की भलाई किस तरीके से हो, तर्क के अनुसार हो, मनगढ़ंत तरीके से नहीं हो, और न्यायपूर्ण व्यवस्था बननी चाहिए। राज्य को लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, ना कि केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए। उनका यह विचार समाज कल्याण को प्राथमिकता देने वाला था, यानी यह जो विचार था वह समाज के कल्याण को बताता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका दूसरा नंबर, सार्वभौमिक सत्ता का विरोध। अब इसमें क्या है भाई, तो मार्सिलियस ने धार्मिक संस्थाओं खासकर चर्च की सत्ता को चुनौती दी, यानी इन्होंने चर्च को चुनौती दे डाली। क्यों भाई, यानी धार्मिक तौर से कोई भी शासन व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, इसलिए इन्होंने चर्च को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि चर्च और धर्म गुरुओं का राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। भाई, धर्म के गुरुओं को धर्म के अंदर ही अपनी काम व्यवस्था सारा कुछ करनी चाहिए, उनको राजनीति में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। राजनीति अलग है, धर्म अलग है, इनका मानना था। उनका मानना था कि चर्च का उद्देश्य केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित होना चाहिए, ना कि राज्य के प्रशासनिक में दखल देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए और केवल नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण धर्म और राजनीति के अलगाव की ओर था। हालांकि अलगाव की ओर था, क्योंकि उस समय मध्यकालीन इतिहास के काल का ये टाइम था, तो उस समय क्या था, राजतंत्र था धार्मिक तौर पर, यानी चर्च के आधार पर। यूरोप में क्या था, चर्च के आधार पर ही ना राज व्यवस्था था, राजतंत्र था, तो उस समय अलगाव था। लेकिन अगर लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही बेटर तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है राजनीतिक व्यवस्था को। तीसरे नंबर पर देखिए, लोकतंत्र और नागरिकों का अधिकार। मार्सिलियस ऑफ पेडुआ ने लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन रूप माना है। उनके अनुसार राज्य का शासक या शासक वर्ग जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, यानी इनके द्वारा, जैसे लोकतंत्र में जो राजा होता है यानी जो शासक होता है, प्रधानमंत्री होता है, वह जनता द्वारा चुना जाता है, या फिर उसके अलावा जो भी शासक वर्ग में लोग चुने जाते हैं वो भी जनता द्वारा ही चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने शासन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यह विचार मध्यकालीन समय में काफ़ी प्रगति में था, क्योंकि उस समय राजा और चर्च की शक्तियाँ बहुत बड़ी थी। अभी हमने क्या बताया, मध्यकालीन के टाइम में चर्च की जो शक्तियाँ थी वो ज़्यादा थी राजाओं की शक्ति, और उस समय बहुत चर्चा में था इनके विचार। उन्होंने तर्क किया कि शासन का उद्देश्य केवल लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए और राज्य को नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर, कानून का महत्व। मार्सिलियस ने कानून को एक सशक्त और तर्क संगत व्यवस्था के रूप में देखा। उनके अनुसार कानून का उद्देश्य केवल धार्मिक आदेशों को लागू करना नहीं है, बल्कि समाज में शांति और न्याय को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि कानून मानव तर्क और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित होनी चाहिए। उनके अनुसार अगर कोई कानून लोगों के भले के खिलाफ है तो वह अन्यायपूर्ण माना जाएगा।
इनके अनुसार देखिए यहाँ तक यही चीज़ ये बोल रहे हैं कि भाई कानून किस तरीके से होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज की शांति और न्याय को बढ़ावा देने वाला कानून होना चाहिए। और कानून जो है ना वो मानव के तर्क के आधार पर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि मानव समाज को नुकसान हो। और कानून का पालन केवल धार्मिक आदेशों से नहीं बल्कि नागरिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य और धर्म का संबंध। मार्सिलियस ऑफ पेडुआ ने राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट अंतर किया है, यानी इन्होंने अभी तक आप पढ़े तो कहीं ना कहीं इन्होंने इन दोनों को अलग कर दिया है। राज्य को अपनी राजनीति व्यवस्था के अनुसार चलाना है, धर्म को अपनी धार्मिक व्यवस्था के अनुसार चलाना है, दोनों को किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होना है। उनके अनुसार राज्य को धार्मिक संस्थाओं से स्वतंत्र रहना चाहिए, यानी जो भी धार्मिक संस्था है उससे अलग होनी चाहिए राज्य व्यवस्था। उन्होंने यह तर्क किया कि राज्य का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और न्याय बनाए रखना चाहिए, ना कि धार्मिक उद्देश्यों को बढ़ावा देना चाहिए। धर्म को राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि राज्य और धर्म के बीच अंतर समाज में बेहतर संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी था। बिल्कुल सही है, इन्होंने सही कहा। आज अगर धर्म को लेकर सरकार हमें गुमराह करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा भला कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, शांति व्यवस्था कभी कायम हो ही नहीं सकती। निष्कर्ष के तौर पर आप क्या लिखिएगा कि मार्सिलियस ऑफ पेडुआ के विचारों ने मध्यकालीन धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी, बिल्कुल चुनौती दी। चर्च को इन्होंने कहीं ना कहीं फटकार किया। उन्होंने राज्य और धर्म के बीच अंतर स्पष्ट किया और लोकतंत्र को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि राज्य को केवल नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ना कि धर्म के आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा दिया। हालांकि उनके विचार उस समय के राजनीतिक और धार्मिक संरचनाओं, जिस तरीके से उस समय यानी मध्यकालीन के टाइम में जो धार्मिक बनावट थी उससे वह टकराते थे इनके विचार, और टकरानी ही चाहिए, तभी तो लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बेटर कमेंट कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ, कई घंटों से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ।